लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद बाजार कंसोलिडेशन का मोड, हल्की बढ़त के साथ 22,550 के करीब निफ्टी। लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में दबाव, मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर में। कमजोर बाजार में रियल एस्टेट और एफएमसीजी शेयर्स में रौनक, करीब 2% चढ़े HUL, मैरिको, डाबर और ब्रिटानिया। वहीं मेटल शेयर्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली, 2 से 3% फिसले सेल, नाल्को और NMDC, लेकिन 7% उछाल के साथ हिंदुस्तान जिंक का ड्रीम रन जारी। अच्छे नतीजों के बाद मेट्रोपोलिस में उछाल, शेयर 5% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद BHEL 6% फिसला, बना वायदा का टॉप लूजर। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों सन फार्मा, ग्रासिम और पावर ग्रिड के नतीजे। करीब 20% बढ़ सकता है सन फार्मा का मुनाफा, लेकिन मार्जिन पर दबाव संभव। वहीं पेट्रोनेट समेत वायदा की 3 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। CNBC आवाज की खबर पर लगी मुहर, ब्लॉक विंडो में हुआ अपोलो टायर्स के 3.5% इक्विटी का सौदा। वारबर्ग पिंकस के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर में हल्की बढ़त। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सोशल मीडिया का दिन है, तो आप अपने सवाल हमें अपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार भेजते रहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के आईडीज़ आप जानते ही हैं, आवाज़ की, मेरी या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप डालेंगे तो हम क्वेरी वहाँ से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि जब भी आप क्वेरी डालें तो अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कहाँ से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो फटाफट अपने सवाल लिखना शुरू करिए। और आज के मेहमान से आपका परिचय करा दें। मानस जायसवाल हैं हमारे साथ आज के मेहमान। मानस जी नमस्कार। और बाजार जो है एक बड़े उतार चढ़ाव के ज्वार भाटा के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बड़ी दिक्कत होती होगी कि लॉन्ग करेंगे शॉर्ट, सुबह सुबह कैसे मूड बनाते हैं कि आज क्या करना है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो जरूर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है उस केस में। तो आपको अपनी स्टॉप लॉसेस सही जगह लगा के रखने हैं। जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से नहीं निकलना है। फिलहाल के लिए मेरा समझना ये है कि 22,375 ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो 22,375 के स्टॉप लॉस से आप मार्केट में बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 22,750 के आसपास था, निफ्टी उसको टेस्ट करेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि 750 को भी ब्रीच करके शायद 22,900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 4 दिनों में। ओके मानस जी, सवाल लेना शुरू करते हैं। आने के शुरू में वरुण शुक्ला है, उन्होंने गाजियाबाद से 22,500 की कॉल, 126 स्ट्राइक प्राइस है, और 23 मई यानी कल के लिए ठीक किया इन्होंने क्या? देखिए, मेरे ख्याल से वो पोजीशन को ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक इसलिए किया क्योंकि ट्रेंड, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ट्रेंड तो पॉजिटिव है। तो ट्रेंड के साथ रहेंगे तो कॉल ऑप्शन ही आपको खरीदना है। तो 22,600 का कॉल आपने खरीदा है। एक ध्यान रखिए, 22,475 ये मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ही एक्सपायरी है। तो 475, 22,475 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपने रखिए। अगर 475 के नीचे निफ्टी जाने की कोशिश करे तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। लेकिन अगर एक बार 22,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद सेम डे में ही आपको 750 रुपए के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए फिलहाल के लिए बने रहिए और 475, 22,475 के स्टॉप लॉस अपने कॉल की पोजीशन में बना के रखिए। ओके। और राहुल का दूसरा सवाल है, इन्होंने रोटो पंप के शेयर लिए हैं 351 पर, 89 शेयर्स। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। 450-60 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। आप इन्वेस्टर हैं तो 420 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन टारगेट बड़े सेट करिए, 525 से लेकर 550 की रेंज में। ओके, विकास का सवाल, विकास हरियाणा हिसार से हैं और इन्होंने RVNL के बारे में जानकारी चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर हैं ऑलरेडी, जो इन्होंने 288 रुपये 60 पैसे के भाव पे खरीदे हैं। आजकल बड़े चल रहे हैं रेलवे वाले, सही किया इन्होंने? बिल्कुल, आई थिंक सही किया है, क्योंकि करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और उसी जगह पे 20 वीक मूविंग एवरेज था। अब क्योंकि जो पिछला हाई है 340 रुपए का, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है,
तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसको इसी तरह कंसीडर करिए। टारगेट 450 रुपए के रखिए, जो आने वाले 3 मंथ में स्टॉक टेस्ट कर सकता है, और अपने स्टॉप लॉसेस अब आपको 290 रुपए के नीचे लगाते हैं। ओके, 290 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। हरकेश शर्मा ने भारत डायनेमिक्स ले रखा है, एवरेज प्राइस 1600 है, एग्जिट करें या होल्ड करें? नहीं, आई थिंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 3100 रुपए के आसपास के आते हैं। सही स्ट्रेटजी तो ये रहेगी कि आपको टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं। अब जो सपोर्ट है वो 2300 रुपए के आसपास दिखता है, तो 3100 रुपए टारगेट, मतलब 500 रुपए का अपसाइड, 2300 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 300 रुपए का डाउनसाइड। तो आई थिंक ठीक ठीक रिस्क रिवॉर्ड है। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए बीडीएल में। ओके, एक सवाल, इन्वेस्टोग्राम नाम का एक हैंडल है ट्विटर का, इस बहल का नाम है हर्ष, जयपुर से। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा माना जी। ये कह रहे हैं कि करंट सिनेरियो में क्या ये बेहतर होगा कि मिड कैप आईटी जैसे कोफोर्ज, न्यूजन सॉफ्टवेयर वगैरह में पैसा लगाएं, या फिर आईटी सेक्टर के किसी फंड में पैसा डालना है? देखिए, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडर नहीं है, आप अपनी स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते हैं, तो फंड में ही लगाना बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वोलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपको निफ्टी मिड कैप में निवेश करना भी है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद निवेश करिए। क्योंकि करेक्शन तो काफी देखने को मिल गया। आप जितने भी मिड कैप स्टॉक्स देखेंगे आईटी के, उसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है, इसलिए निवेश करने के लिए सेफ समय वही रहेगा जब आपको इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिल जाए। और आपने स्टॉक बिल्कुल सही चुना है। कोफोर्ज एक बढ़िया जगह पर है जहां पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक पे नजर रखिए, लेकिन खरीदारी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद करिए। ओके, एक सवाल और लेते हैं दिवाकर का, और ये ट्रेंड पे सवाल पूछना चाहते हैं। इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 940 के भाव पे, होल्ड करें, एग्जिट करें, और खरीद लें, क्या करें? तो देखिए, बहुत ही बड़ी रैली ट्रेंड में देखने को मिली है, और बहुत ही स्मार्ट प्रॉफिट पे आप हैं। क्योंकि बड़ी रैली देखने को मिली है और अब हाई लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखने लगा है 4750 के आसपास, तो अपने स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4300 का रहेगा, जिससे आपका कम से कम प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा। अगर वो ट्रिगर भी हो जाता है, नीचे आके फिर से रैली देखने को मिले, तो भी आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया पैसा बना लिया है। इसलिए अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 4300 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। ओके, मानस जी रुकिएगा जरा, जेके टायर की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए वो मिले जुले रहे हैं। आमदनी 2% और मुनाफा 55% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ भी 28% रही है। मार्जिन भी 3% से बढ़ के 13.5% के आसपास हो गए। किस तरह का एक आउटलुक है और क्या स्थिति इस समय बन रही है, इस पर बातचीत करें कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथूरिया से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि जो FY24 था आपके लिए, उसमें चौथी तिमाही का नंबर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बनती है? तो पहले हम पूरी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में अच्छा रहा साल। हमारा टोटल जो टर्नओवर था कंसोलिडेटेड बेसिस पे 15,000 करोड़ क्रॉस किया हमने। 3% का की ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा। और हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा एबिटा, वो 2,122 करोड़ का रहा। एक 60% का इंक्रीज हुआ इस पे भी। और पिछले साल से कंपेयर करें तो 14% का एबिटा मार्जिन रहा, जो कि 500 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में 3,714 करोड़ का टॉप लाइन रहा, 2% ग्रोथ रही। एबिटा भी हमने रजिस्टर किया 500 करोड़ के तकरीबन, और इसमें भी 28% की ग्रोथ रही अगर आप इसे पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे। ओके, अनुज जी ये बताइए कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साथ ही कच्चे दाम बढ़ने से, कच्ची माल के दाम बढ़ने से क्या मार्जिन पे कुछ असर हो सकता है? आप जो इंडस्ट्री की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रो होगा, बट सिंगल डिजिट का ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए और टायर इंडस्ट्री के लिए, करीब 6 से 7% का। आपको जैसे पता होगा कि Q4 से रॉ मटेरियल प्राइसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए थे, और इस क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आगे बढ़ रहे हैं।
इसका एक इम्पैक्ट आएगा, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसमें से हम कितना हम पास ऑन कर सकेंगे मार्केट को। कुछ अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कुछ हमको इंटरनल एफिशिएंसीज पे काम करना पड़ेगा। हम प्रीमियमाइजेशन पे लगातार काम कर रहे हैं, पिछले साल काफ़ी अच्छा काम हुआ है और आगे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि प्रीमियमाइजेशन पे हम काम करेंगे। तो हमारा ये सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हम कैसे अपने जो एबिटा मार्जिन्स हैं, जो हमने इस साल 14% पे इसको क्लोज किया है, उसको हम कैसे मेंटेन कर पाएँ, उस पर हम पहले काम करेंगे। और आगे आने वाला साल वॉल्यूम्स अच्छे रहने की उम्मीद है, मार्केट अच्छी है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, पैसेंजर कार में स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने की उम्मीद है। कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा पहला हाफ ऑफ द ईयर हल्का रह सकता है थोड़ा, पर आगे एक बार जब सारी चीज़ें वापस से सेटल हो जाएंगी, सेकेंड हाफ में हमको उम्मीद है कि थोड़ा और डिमांड अच्छी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर काम जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि ओवरऑल डिमांड अच्छी रहेगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस को हमको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से हमको उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, और उसके बेसिस पे हमको लगता है कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने मार्जिन्स को कैसे मेंटेन कर सकें। ओके अनुज जी, एक आखिरी सवाल, नई गाड़ियों के टायर यानी ओईएम के थ्रू जो बिकते हैं या रिप्लेसमेंट मार्केट में यानी जो दोबारा लोग लगाते हैं, उसमें किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है और क्या आपको लगता है कि अभी भी ओईएम आउटपेस करेगा रिप्लेसमेंट को, जिससे हमें अंदाज़ा लगे कि नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ी रहेगी? ओईएम की डिमांड जहाँ तक पैसेंजर कार की बात करें तो अच्छी है, और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसी अच्छी बनी रहेगी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि उनका जो बेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। पिछले साल हमने देखा कि कुछ महीनों में कार की प्रोडक्शन 4 लाख यूनिट पर मंथ से भी क्रॉस कर रही थी, महीने के 4 लाख यूनिट। तो आगे इस बेस पे उम्मीद है कि फिर से 5 से 6% का ग्रोथ रहेगा इस बार। एक और चीज़ है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में भी पैसेंजर कार टायर्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो गाड़ियों की रनिंग है वो भी बढ़ रही है, रोड्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि जो रिप्लेसमेंट साइकिल है, जो कि पहले 3 से 4 साल में टायर बदली होते थे, अब हमको लगता है कि 2 से 2.5 साल या 2.5 से 3 साल में बदलने के एक साइकिल आएगी, उससे भी रिप्लेसमेंट में भी डिमांड बढ़ेगा। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे ओईएम के तरफ से जो हमको इंडिकेशंस आए हैं, वो बोलते हैं कि इस साल उनके जो डिमांड है कमर्शियल व्हीकल्स की ज़्यादातर फ्लैट रहेगी, और वो भी उस पर भी फर्स्ट हाफ, पहला जो साल का पहला हाफ रहेगा वो थोड़ा धीमा रहेगा, और जब दूसरा हाफ अक्टूबर के बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल देखें साल के लिए तो बोल रहे हैं कि इट काफ़ी फ्लैटिश रहने की उम्मीद है। और रिप्लेसमेंट में हम उम्मीद रखते हैं कि ग्रोथ आएगी, जैसे कि हर साल ग्रोथ आती है। तो इस बार भी क्योंकि व्हीकल पार्क बड़ा है, तो इसके एंड हर एक गाड़ी की जो एवरेज रनिंग है महीने की वो भी बढ़ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट कमर्शियल व्हीकल में रिप्लेसमेंट डिमांड में ग्रोथ की उम्मीद है। ओई में ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जितना पिछले साल डिमांड था उतना ही रहेगा, उतना बना रहेगा। और पैसेंजर कार में जैसे मैंने बताया कि हम दोनों ओई और रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों में ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज जी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानस, जेके टायर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर हम टायर स्पेस की बात करें तो टायर स्पेस में ज्यादातर स्टॉक्स तो चार्ट पे अच्छे लगते हैं, और जेके टायर ने रिवर्सल के साइन कुछ दिखाए हैं, और देखिए बिल्कुल सही जगह से स्टॉक रिवर्स हुआ है। अगर आप देखिए तो 540 स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 370 के आसपास बॉटम बना जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। अब क्योंकि स्टॉक ने जितने इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं उनको रीगेन किया है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में 480 से 500 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करनी चाहिए जेके टायर्स में। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 504 के नीचे लगा के रखिए। ओके, अच्छा, अंबुज सिंह का सवाल है जबलपुर से ना, टाटा टेक के 80 शेयर्स 1109 पे होल्ड करें क्या इनको 10-15 दिन के लिए? तो देखिए, पिछले वीक का जिस तरह के पैटर्न बने थे उसको देख के लग रहा है कि एक बार चांस लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जगह तो सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
अब क्योंकि आपने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, अब स्टॉप लॉस लगाइए, 1020 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक अगर 1065 1070 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1160 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, HIL लिमिटेड 2 साल के लिए खरीदना चाहते हैं पुनीत मल्होत्रा, क्या इनको लेना चाहिए? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाई नहीं। HIL लिमिटेड, जो पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड हुआ करता था, HIL। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो अभी भी जो ट्रेंड है वो निगेटिव दिख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और एक बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ गया है। 2440 का स्तर ब्रीच होगा तो आपको यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। तो अपने स्टॉप लॉसेस 2440 के नीचे लगा के रखिए, अगर वो जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करिए 2625 के ऊपर। 2625 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिले तभी खरीदारी करिए। विकास कुरुक्षेत्र से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 145 पे शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं, क्या करना चाहिए आप? देखिए आईवी रियल एस्टेट की आपने पोजीशन बना के रखी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, बीच में स्टॉक करेक्ट हुआ, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर से नई रैली देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से 145 सबसे पहला टारगेट होगा, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि 145 को ब्रेक करके स्टॉक 175 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। तो जब तक 115 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। 114 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके, विशाल 5 साल के लिए GMR इंफ्रा या संवर्धन मदरसन खरीदना चाहते हैं, कौन से खरीदें दोनों में से? टाइम फ्रेम है तो मैं अभी भी मदरसन के साथ ही जाऊंगा। जीएमआर के चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत अच्छे अभी तक नहीं दिखते हैं, लेकिन मदरसन तैयार है। देखिए अगर ये एक बार ये 145 146 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो वो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट होगा। उसके बाद आपको शायद 240 275 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 5 साल का टाइम फ्रेम मैं ठीक व्यू है। नहीं दे पाऊंगा। 1 साल के हिसाब से 275 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 109 रुपए के नीचे लगाइए। ओके, मानस अभी थोड़ा मेटल्स की बात करते हैं। एक सवाल भी आया है अजय जैन का, और ये पटियाला से हैं। इन्होंने वेदांता के 400 शेयर खरीदे 240 पे, और अब कह रहे हैं कि ये 500 रुपये क्रॉस कर, आज भी चल रहा था। प्रॉफिट जी, बुक कर लें या और इंतजार करें अभी? मेरे ख्याल से और इंतजार करना चाहिए। देखिए नीरज जी, जितने मेटल काउंटर्स आप देख लीजिए, सबके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सब में लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उन्हीं में से एक वेदांता भी है। 420 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। उससे पहले आपको शायद एक करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट अगर सेट करने होंगे तो मेरे ख्याल से 575 से लेकर 600 ये आपके टारगेट्स रहेंगे वेदांता के लिए। और ये हिंदुस्तान जिंक जो अनाप शनाप भाग रहा है, इसमें क्या करना है? तो देखिए बिल्कुल मेटल स्पेस का स्टॉक है, बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। 300 रुपए से नॉन स्टॉप 800 रुपए हो गया स्टॉक, लेकिन आप थोड़ा कॉशियस रहिए। स्टॉक पे एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो अब शायद ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। या तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और या तो अपनी पोजीशन में 730 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 730 के जाए तो 730 के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। ओके, एक और स्टॉक है जिसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है और लालच भी कर रहे हैं, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 9365, 2.5% ऊपर है, 200 रुपये। आप मुझे ये बताओ, ये 10,000 रुपये कब जाएगा? टाइम बताओ आप। या नहीं जाएगा? ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि जिसके लिए 700 रुपए तो शायद 1 से 2 दिनों का ही टाइम फ्रेम लगेगा। वो तो टाइम बताना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है, और मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि अब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 9,900 के आसपास के आते हैं, तो 10,000 से थोड़ा सा नीचे ही आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 8900 कर ले। ओके, गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर में कौन सा आपको ज़्यादा सही लगता है? 2 स्टॉक आपने बताया, टाटा कंज्यूमर और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर। ओके। तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर और मैं गोदरेज कंज्यूमर के साथ जाऊंगा। यहाँ पर पैटर्न क्लियर है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। फर्स्ट साइन है रिवर्सल का, करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 1274 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करके रखनी है। पोजीशन ट्रेड लीजिए 1375 के टारगेट के लिए। 1375 टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर ज़्यादा बेटर लगता है। सीरियस मिश्रा भोपाल से हैं, 400 शेयर्स इनके पास। साधना नाइट्रोकेम की 81 रुपये में लिए, 6 से 9 महीने की राय जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इनको?
तो देखिए स्टॉक ने बिल्कुल कोशिश की, अगर हम पिछले 7-8 हफ्ते देखें तो स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की यहाँ पर करीब करीब 60 रुपए के आसपास। लेकिन देखिए रिवर्सल तब देखने को मिलेगा, रिवर्सल पॉइंट हम जिसे कहेंगे वो 75 रुपीज है। अगर 75 के ऊपर जाएगा तब तो आपको एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो देखने को नहीं मिला और नीचे की तरफ हमें फिर से 60 रुपए के नीचे के भाव देखने को मिलेंगे, तो गिरावट बढ़ेगी। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए कॉशियस रहिए, 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 75 के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा और 100 रुपए के टारगेट उस केस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, माना जो सबसे बड़ा शेयर है इस इंडेक्स का, रिलायंस की बात मैं करूं, 2872 2900 के बीच में काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा है। चार्ट पर क्या संकेत दे रहा है ये? देखिए अगर हम पिछले करीब 2 मंथ की बात करें, 2 या 3 मंथ की बात करें, तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वीकनेस कहीं पर नहीं है। कंसोलिडेट हो रहा है और वो कंसोलिडेशन एक बड़ी रैली के बाद हो रहा है। 2200 से 3000 तक नॉन स्टॉप रैली थी, अब एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जब भी हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 2950 और 3000 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो फिर से उसी तरह की रैली देखने को मिल सकती है जिस तरह की रैली हमने 2200 से लेकर 3000 तक देखी थी। तो आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, बने रहिए, क्योंकि जब भी 3000 के ऊपर निकलेगा तो 3600 3700 रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे रिलायंस में। ओके, मानस एक स्टॉक है BHEL, हमेशा की तरह इस क्वार्टर में भी रिजल्ट उसके कमज़ोर हैं और स्टॉक 5% नीचे है, लेकिन 304 रुपये पे है। और ये जब 60-70 रुपये का था तब से रिजल्ट ख़राब, स्टॉक में तेज़ी, रिजल्ट ख़राब, स्टॉक में तेज़ी, कमेंट्री अच्छी, सब कुछ चल रहा है। आज स्टॉक 5% नीचे है, क्या किसी को इसमें बेट करना चाहिए लॉन्ग साइड? जी, तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है और लगातार अगर हम 80 रुपए से देखें तो लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। और ऐसे रीजन बीच बीच में मिलते रहते हैं, तभी स्टॉक करेक्ट होता है। जब आपको रिजल्ट नेगेटिव दिखता है स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में, कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिले, तभी आपको खरीदारी करनी है। तो आज एक मौका है जहां आप BHEL में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आपको लगाना है, 264 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर आपके पास 2 मंथ का समय हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 350 रुपए तक के भाव BHEL में भी देखने को मिल जाएंगे। मनोज, PSU बैंक में काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का, और उसमें सेकेंड रन बैंक जो है इंडियन बैंक्स, कल इसमें 7% की तेज़ी बनी थी, आज हालांकि 2% नीचे है। क्या इसमें किसी तरह का पैटर्न है जो कोई ट्रेड बनता है इसमें? तो बिल्कुल देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हमने कल देख लिया था। आज एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, 530 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके टारगेट 615 620 की रेंज में होंगे। ओके, तो ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। और इसमें एक सवाल और लेते हैं फटाफट, RVNL पे अभिषेक मिश्रा का है। इन्होंने 6 से 12 महीने के नज़रिए से पूछा है कि इसमें क्या पैसे डाल देने चाहिए? बिल्कुल डालने चाहिए। देखिए स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था, तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह की रैली देखने को मिली है वैसे ही डाउनसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया और फिर से मूव देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट है, निवेश करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 280 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। कभी कोई डिप मिले तो बेहतर अपॉर्चुनिटी 320 रुपए के आसपास होगी। 280 के स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 425 के टारगेट सेट करके रखिए। 425 के टारगेट के लिए RVNL में पोजीशन बनाई जा सकती है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिलायंस पे हमने एक सवाल पूछा था, डिस्क्लोजर याद रखिएगा, ये चैनल और कंपनी एक ही ओनरशिप में है, तो व्यू बायस्ड हो सकता है, किसी और से भी आप राय ज़रूर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।